Hello students, in this video we are going to study about resolution of vectors. So देखिए, it is a process of splitting of a vector into two or more components in such a way that their combined effect is same as that of a given vector. So basically जो resolution होता है vectors का वो क्या होता है, it is a process, एक process होता है splitting of a vector जिसमें हम एक vector को split करते हैं two or more vectors, दो या उससे ज़्यादा vectors के अंदर in such a way, इस तरह से कि उनका जो कंबाइन इफेक्ट है वो सेम होता है जो हमारा दिया हुआ वेक्टर होता है उसके रिस्पेक्ट में. ओके, एंड द वेक्टर्स इनटू विच द गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर. और जो जितने वेक्टर्स में उसको स्प्लिट किया जाता है वो जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर. ओके, तो रिजोल्यूशन वेक्टर में हम एक वेक्टर को स्प्लिट करके दो या दो से ज़्यादा वेक्टर बना देते हैं और वो जो नए वेक्टर्स बनते हैं उनका कंबाइन इफेक्ट और हमारा जो पहले जो वेक्टर है उसका जो इफेक्ट है दोनों का इफेक्ट सेम होता है. और यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, जिनके अंदर वो स्प्लिट हुआ है उनको हम बोलेंगे वेक्टर्स के कंपोनेंट. तो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर है r और ये r जो है इसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया है AC और BC के अंदर. तो ये जो दोनों वेक्टर्स है इनको हम बोलेंगे कंपोनेंट वेक्टर्स. AC और BC वेक्टर AC और CB जो वेक्टर है इन दोनों को हम बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. और किसके कंपोनेंट? कंपोनेंट ऑफ AB, कंपोनेंट ऑफ AB. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, जहां पर हमने R को दो पार्ट में दो वेक्टर्स में स्प्लिट कर लिया है. सो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग टू गिवन डायरेक्शन. तो देखिए कैसे हम यहाँ पर रिजोल्यूशन करते हैं. सो वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अदर वेक्टर इन द सेम प्लेन. एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब सेम प्लेन में हो वो. एंड इफ देर आर थ्री वेक्टर्स R, A एंड B, अगर हमारे पास तीन वेक्टर है, दिस इज वेक्टर R, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, then R can be expressed as a sum of A and B. तो R को हम A और B के सम के रूप में यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम विद सम रियल नंबर. जब हम उनको किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो कंसिडर दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर A and this is vector B and this is our vector R, and we want to resolve vector R into components of A and vector B. तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया. सो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है. अब देखिए ये जो वेक्टर A है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर रखा और ठीक है इसको फर्दर मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया. ठीक है, सपोज मैंने इसको m टाइम्स यहाँ पर आगे बढ़ा दिया और ये बन गया हमारा नया वेक्टर MA. इसके बाद जो वेक्टर B है, ठीक है, सेम इसको मैं इस तरह से रखता हूँ और इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ. जहाँ पर दोनों कट करते हैं वहाँ पर जो ये दोनों हमें दो वेक्टर मिल जाएंगे, MA वेक्टर और NB वेक्टर. इसको मैंने n टाइम्स बढ़ाया है. तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों वेक्टर का जो इफेक्ट है वो इसके कंबाइन इफेक्ट के बराबर होगा. और ये जो दोनों है इनको हम बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ R, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर R. सो R कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, वेक्टर MA एंड NB. तो R जो है इसके हमने दोनों कंपोनेंट यहाँ पर रिजोल्व कर लिए. फर्स्ट कंपोनेंट हो गया MA एंड सेकेंड कंपोनेंट इज NB. अब देखिए यहाँ पर अगर इसको मैं फर्स्ट वेक्टर मानूं तो ये फर्स्ट वेक्टर का टेल और इसका हेड, फिर ये सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे है और फर्स्ट वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर का हेड. तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट. तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दैट रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर MA प्लस वेक्टर NB. ओके, और वी कैन से दैट वेक्टर AB इज इक्वल्स टू वेक्टर AC प्लस वेक्टर BC. तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो MA प्लस NB के बराबर आ गया. एंड हेयर M एंड N आर रियल नंबर्स. M और N यहाँ पर रियल नंबर्स होते हैं. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू MA प्लस NB. प्लस वन मोर थिंग कि जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन. एडिशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस. एडिशन में हम क्या करते थे, एक वेक्टर लेते थे, फिर एक दूसरा वेक्टर लेते थे और फर्स्ट वेक्टर का टेल, लास्ट वेक्टर का हेड, ऐसे करते थे और फिर हमारा जो रिजल्टेंट था वो
दोनों वेक्टर के एडिशन के बराबर आता था, और रिजोल्यूशन जो है वो जस्ट इसका रिवर्स है। इसमें हमने आर को ही दो पार्ट में रिजोल्व कर लिया है, एक तो एम ए वेक्टर में और एक एन बी वेक्टर में। ओके, तो इस तरीके से हम वेक्टर्स का रिजोल्यूशन करते हैं। सो देखिए, जैसे ये मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और इस वेक्टर के मैं कंपोनेंट को रिजोल्व करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसके लिए मैं यहाँ पर एक वेक्टर ले सकता हूँ। सपोज ये मैंने एक वेक्टर ले लिया यहाँ पर, और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक वेक्टर लिया और मैं इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ। तो जहाँ पर ये कट करेंगे यहाँ पर मैं इनको ड्रॉ कर सकता हूँ। सो दिस इज ए वेक्टर ए एंड दिस इज अनदर वेक्टर। इसको मैं नाम दे देता हूँ वेक्टर सी नाम दे देता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ वेक्टर डी, ठीक है। सो सपोज ये m टाइम ऑफ c है और ये n टाइम ऑफ d है। सो इस केस में मैं लिख सकता हूँ दैट वेक्टर r जो है उसके मैंने दो कंपोनेंट रिजोल्व कर लिए हैं। पहला कंपोनेंट है यहाँ पर m वेक्टर c एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज n वेक्टर d। सो इस तरीके से यहाँ पर हम रिजोल्यूशन करते हैं। एक सिंगल वेक्टर को हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट में भी रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने दो पार्ट में रिजोल्व किया है, आप इसको दो से ज़्यादा पार्ट में भी, दो से ज़्यादा वेक्टर्स की फॉर्म में भी रिजोल्व कर सकते हैं। एंड ये जो यहाँ पर हमारे जो नए वेक्टर्स आते हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। ये जो हमारा ए है, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स, एंड इट इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। ओके, एंड वन मोर थिंग कि ये जो हमारा रिजोल्यूशन होता है ये बिल्कुल ही एक यूनिक प्रोसेस होता है। सो हम यहाँ पर प्रूव भी कर सकते हैं यूनिकनेस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो देखिए, इसको प्रूव करते हैं कि जो वेक्टर रिजोल्यूशन है इज यूनिक, ये बिल्कुल यूनिक होता है। सो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, अभी हमने देखा यहाँ पर कि भाई हमारे पास एक वेक्टर था r, और इस r वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया था, m वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस n वेक्टर इंटू p वेक्टर, सॉरी m इंटू ए वेक्टर प्लस n इंटू b वेक्टर। यहाँ पर m और n जो है वो दोनों रियल नंबर है, वेक्टर्स नहीं है। a और b ये वेक्टर्स है, प्लस इसके कंपोनेंट्स भी है। सो यहाँ पर यूनिकनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि किसी ए और बी वेक्टर के लिए m और n की केवल एक ही वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब अगर m यहाँ पर 1 है और n अगर यहाँ पर 2 है, तो m और n यहाँ पर 1 और 2 के अलावा कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। मतलब उसके लिए अगर आप m और n की कोई डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर नहीं हो सकती, किसी सिंगल वैल्यू के लिए ही ये यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। सो इसके लिए जस्ट हम इसका रिवर्स लेके चलेंगे कि सपोज ये यूनिक नहीं है और इसकी कोई और वैल्यू भी है, तो अगर कोई और वैल्यू के लिए भी ये पॉसिबल होगा तो वहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ m1 वेक्टर a प्लस n1 वेक्टर b, कि यहाँ पर m1 और n1 दो रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, साथ में mn भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन दैट केस मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। सो m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b इज इक्वल्स टू m1 वेक्टर a1 वेक्टर a प्लस n1 वेक्टर b, एंड आई कैन राइट m वेक्टर a माइनस m1 वेक्टर a इज इक्वल्स प्लस n वेक्टर b माइनस n1 वेक्टर b इज इक्वल्स टू 0। मैं इन दोनों को यहाँ पर इस तरफ ले आया। अब देखिए, ये जो फर्स्ट टू फैक्टर्स है इनमें से मैं यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ a डैश। सो आई कैन राइट दैट m माइनस m1 इंटू वेक्टर a इज इक्वल्स टू n माइनस प्लस n माइनस n1 इंटू वेक्टर p इज इक्वल्स टू 0। सो ये कंप्लीट फैक्टर हमारे पास आ गया 0। अब देखिए, ये कंप्लीट फैक्टर m माइनस m1 इंटू ए एंड n माइनस n1 इंटू बी इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर है कि भाई ये दो क्वांटिटी ऐड हो रही है और इनका जो एडिशन है वो 0 है। तो एडिशन 0 कब हो सकता है, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b दोनों 0 हो तब एडिशन 0 हो सकता है, क्योंकि 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास रिजल्ट में 0 आ जाएगा।
बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू बी। ए जो है वो बी के बराबर नहीं हो सकता, या फिर ए और बी जो है दोनों यहाँ पर जीरो नहीं हो सकते। ए और जो बी है कैन नॉट इक्वल्स टू जीरो, दोनों जीरो के बराबर नहीं हो सकते क्योंकि दोनों वेक्टर्स है और दोनों आर जो है उसके कंपोनेंट है, तो दोनों यहाँ पर जीरो के बराबर नहीं होंगे। तो ये जीरो के बराबर नहीं होंगे, ना ए के जीरो के बराबर ना बी जीरो के बराबर। इन दैट केस आइदर m माइनस m1 इक्वल्स टू जीरो और n माइनस n1 इक्वल्स टू जीरो, आइदर m माइनस m1 इक्वल्स टू जीरो और n माइनस n1 इक्वल्स टू जीरो। या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, क्योंकि फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट में हमें जीरो वेक्टर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों जीरो के बराबर है, इन दैट केस m इक्वल्स टू m1 एंड n इक्वल्स टू n1। मतलब ये है कि m जो है वो बराबर होगा m1 के और n बराबर होगा n1 के, कि जो हमने नए यहाँ पर रियल नंबर्स लिए थे वो हमारे पिछले जो रियल नंबर है उनके बराबर ही आए हैं यहाँ पर। इसका मतलब सिंपल ये है कि m और n की केवल एक ही रियल वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। एक ही रियल वेक्टर का रियल वैल्यूज का सेट होगा जो उसकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक से ज्यादा यहाँ पर आपको m n की डिफरेंट वैल्यूज नहीं मिलेगी, जिसके लिए आप दो वेक्टर जो है उनको आप रिजोल्व कर पाएंगे आर की फॉर्म में। ओके, so this is a resolution of vector and that is all for today.